Hello, good morning everyone. Welcome to the Manu Vlog classes. In the session of daily news analysis, today is 13th of March 2024. You are watching with Naresh Sharma. First of all, we are going to revise previous day session. So guys, now start answering the questions and try to reply the answer before I provide you the correct option. So the first question is, recently multiple independently targetable री-एंट्री व्हीकल MIRV टेक्नोलॉजी अभी हमने इसको टेस्ट किया है, हैज बीन टेस्टेड बाय विच मिसाइल, इसको किस मिसाइल के थ्रू टेस्ट किया गया है अभी रिसेंटली? इट वॉज ब्रह्मोस, अग्नि 5, पिनाका, T-20 अर्जुन। कौन सी मिसाइल के थ्रू इसको टेस्ट किया गया? द करेक्ट आंसर इज अग्नि 5। देखो, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और उनका जीके का जो नॉलेज है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, जैसे विराट हो गए, सादिया हो गए, और भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो है वो सब बहुत अच्छे से जो है इन्वॉल्व होकर के सेशन के साथ में कनेक्ट होते हैं और रिप्लाई भी करते हैं। आई अप्रिशिएट योर वर्क एंड इन्वॉल्वमेंट विद योर इंटेंशन। सो द करेक्ट आंसर इज अग्नि 5। देखो, ब्रह्मोस एक मिसाइल है जो कि इंडिया ने रसिया के साथ मिलाई थी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी से नाम लिया गया है ब्रह्म, और मॉस्को नदी जो वहां की है रसिया की, उन दोनों उससे नाम लिया है मॉस। तो ब्रह्मपुत्र और मॉस्को दोनों रिवर के नेम से मिलकर के ये मिसाइल का नेम रखा गया था। अगर हम पिनाका की बात करें तो पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, MBRL, ठीक है। ये बहुत सारे रॉकेट्स एक साथ लॉन्च कर सकता है, ये मिसाइल नहीं है। T-20 अर्जुन ये एक टैंक है, ये कोई मिसाइल नहीं है। सो देखो, एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको यहाँ पर मिल गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी इज द पार्ट ऑफ विच मिशन? इस MIRV की जो हमने रिसेंटली टेस्टिंग की है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये किस मिशन के अंदर ऐसा किया गया है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मिशन? मिशन दिव्यास्त्र, मिशन शक्ति, मिशन इंद्रधनुष और मिशन स्माइलिंग बुद्धा। तो इनमें से कौन कौन से ऐसे मिशन हैं जिनको हम रिजेक्ट कर सकते हैं? देखो, actually the correct answer is mission दिव्यास्त्र, because mission shakti is not associated with MIRV. mission Indradhanush, it is associated with other kind of missions like providing vaccines for various kind of diseases, है ना। और मिशन स्माइलिंग बुद्धा, जो स्माइलिंग बुद्धा था, ये कोड नेम रखा गया था इंडिया का जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था हमने, तो उसका नाम हमने क्या रखा था? स्माइलिंग बुद्धा। सो द करेक्ट आंसर इज मिशन दिव्यास्त्र। तो मिशन दिव्यास्त्र के अंदर हमने MIRV टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग की है। क्वेश्चन नंबर 3, DRDO हैज सक्सेसफुली, अच्छा, आप में से ऐसा कोई है जिसको DRDO की फुल फॉर्म ना पता हो? अगर ना पता हो तो गूगल करो और उसको कमेंट बॉक्स में लिखो, एक ही बार में आपको लर्न हो जाएगी। देखो, मैं कई बार आपको रिमाइंड करवाता हूँ कि जब भी आप लिखने की कोशिश करते हैं, व्हेन यू ट्राई टू रिप्लाई एन क्वेश्चन और रिप्लाई टू आंसर और try to memorize the facts, then the best way is to write those things in pen, paper, on computer, on comment box. It will help you to memorize the things. So DRDO has successfully tested the Agni 5 ballistic missile. Agni 5 जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको अभी हमने टेस्ट किया, जिसमें टेक्नोलॉजी लगाई है हमने MIRV। कहाँ से इसका हमने जो टेस्ट है वो कहाँ से किया, इसको कहाँ से लॉन्च किया हमने इसको? बेंगलुरु या APJ अब्दुल कलाम आइलैंड या तिरुवनंतपुरम या कोलकाता? देखो, करेक्ट आंसर इसका है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। यहाँ से हमने इसको लॉन्च किया। क्या आप में से कोई ऐसा है बता सकता है कि आइलैंड कौन से जो है स्टेट के अंदर आता है ना? कल हमने इसको डिस्कस भी किया था, और इस स्टेट का नाम मैं आपको इंडिकेट कर दे रहा हूँ बस एक हिंट के लिए आपको, कि ये वेस्ट बंगाल से टच होता है। अब इतनी हिंट आपके लिए बहुत है। बेंगलुरु ये बिल्कुल नहीं है,
ठीक है, तिरुवनंतपुरम ये भी नहीं है, कोलकाता नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि तीनों किस किस स्टेट की कैपिटल्स हैं? है ना, बेंगलुरु को हम कहते हैं इंडिया की सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। ठीक है, आईटी की कंपनी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। सो नाउ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यू नो द CAA इज इन न्यूज एंड ये पास कब किया गया था, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। बिकॉज CAA पर आपको काफी न्यूज जो है उसमें सोशल मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया में बहुत कुछ हमको देखने को मिल रहा है। सो इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो अबाउट व्हेन इट वाज पास्ड, बिकॉज in such kind of news, the questions are asked about the background of such news. So the actual answer is क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन नंबर C है, दैट इज 2019। तो CAA में जो अमेंडमेंट किए गए थे 2019 में किए गए थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 2019। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिसेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अभी जो रिसेंटली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, इसको ये न्यूज में है काफी, तो इसके बारे में कुछ जो यहाँ पर हमने स्टेटमेंट दिए हैं, आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑप्शन, इट इज टू टेक, देखो क्या बोल रहा है, टेक द सिटीजन्स ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। देखो ये हमको यहाँ क्लियर हो जाता है कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ना, ये किसके लिए है? गिव, ये सिटीजनशिप देने के लिए है, किसी की सिटीजनशिप को कैंसिल करने का ये लॉ नहीं है। सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। इट इज टू गिव, ठीक है, सिटीजनशिप टू सर्टेन रिफ्यूजीज फ्रॉम 3 कंट्रीज इन इंडिया। देखो जो 3 देश हैं वहां से कुछ सर्टेन रिफ्यूजीज जो इंडिया में आए, उनको क्या देगा? ये सिटीजनशिप देगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। और वो 3 कंट्री कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, अब देखो सी ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट है? इट इज टू गिव सिटीजनशिप टू ऑल एप्लीकेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान। देखो क्या वर्ड यूज किया इसने? ऑल एप्लीकेंट्स। जबकि यहाँ पे यूज क्या करना चाहिए था हमको? जबकि मैटर क्या है कि जो रिफ्यूजीज हैं उनके लिए है भाई, एप्लीकेंट नहीं। मीन्स इससे तो सारी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की पॉपुलेशन, अगर सारे के सारे लोग इंडिया के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या सबको सिटीजनशिप मिल जाएगी? फिर तो पाकिस्तान के लोग सारे के सारे इंडिया में आना चाहेंगे, बिकॉज पाकिस्तान में इस समय भुखमरी का दौर चल रहा है ना। अफगानिस्तान में बहुत बुरी स्थिति चल रही है, वहां पर लोगों को बिल्कुल कोई राइट्स वगैरह नहीं है, तो ये तो सब इंडिया ही आना चाहेंगे ना। नो, तो ये केवल रिफ्यूजीज के लिए है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन डी, इट इज टू गिव सिटीजनशिप टू द पीपल फ्रॉम श्रीलंका रिफ्यूज। नो, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट था कि ये सिटीजनशिप देने का जो लॉ है, वो जो रिफ्यूजीज इंडिया में आ गए थे, वहां से अपनी जान, अपने बच्चे, बीवी, बेटी, अपना धर्म वगैरह बचा करके वहां से भाग करके जो आए थे, और उसके लिए इन्होंने डेट भी फिक्स की है कि 31 ऑफ दिसंबर इन्होंने डेट फिक्स की है 2014 तक की। तो उस समय तक पहले जो आ चुके थे, और फिर उनको प्रूफ भी देने होंगे। ऐसा नहीं कि बस मुंह उठा करके कोई भी चला आया और उसको सिटीजनशिप दे दी, नहीं, उसके लिए प्रॉपर रूल्स हैं। तो ये इन कंट्री से भाग करके जो लोग आ गए थे, बहुत दिन से इंडिया में रह रहे हैं, उन्हीं को सिटीजनशिप ये दी जाएगी इस रूट के थ्रू। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे रूट्स हैं जहाँ से जो है सिटीजनशिप मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज वर परसिक्यूटेड इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। वो कौन कौन सी कम्युनिटीज थी जहां उनके साथ में परसिक्यूशन किया गया, उनके साथ में एक्सप्लॉयटेशन किया गया, उनके अगेंस्ट में वायलेंस किया गया, वो कौन कौन सी कम्युनिटीज थी? और देखो यही कम्युनिटीज आपका आंसर भी बन जाएगी कि जो CAA है कौन कौन सी कम्युनिटीज के लोगों को क्या दे रहा है? सिटीजनशिप दे रहा है। तो जो लोग वहां से भाग कर के आए थे, वही आंसर आपका उसके लिए भी हो जाएगा कि किसको ये सिटीजनशिप दे रहा है। तो कौन कौन भाग के आए थे? देखो, ए सुन्नी मुस्लिम्स, नो, देखो मुस्लिम के कंट्री से भाग करके नहीं आएगा, उनके साथ में वहां पर कोई परसिक्यूशन नहीं होगा। ठीक है, पारसी, यस, भाग के आए थे, हिंदू, सिख और जैन। ठीक है, यस। तो ऑप्शन में एक ये जो डाल दिया इन्होंने सुन्नी मुस्लिम, इससे ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। बी, हिंदू, जैन, सिख, पारसी, क्रिश्चियंस, पारसी 2 बार आ गया, यस, ये ऑप्शन करेक्ट है। बाकी ये इनकरेक्ट क्यों? शिया, नो, सुन्नी, नो, तो ये करेक्ट इनकरेक्ट। बरेलवी,
पठान, ये सब मुस्लिम्स के ही क्या है, सेक्ट हैं उसी में, तो ये वहां से भाग करके नहीं आए और इनको यहाँ पर वो ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला। सो ये तो इनकरेक्ट हो ही गया डी वाला। देखो यहाँ पर मैं आपको जरा सा एक जनरल आइडिया दे देता हूँ कि अभी वहां से जो लोग भाग करके आए थे वो कौन कौन थे। वो सारे के सारे नॉन इस्लामिक लोग थे, ठीक है। तो आपको इसमें अगर बहुत कुछ याद नहीं रह रहा है, ऑप्शन आपके सामने आ जाए और आपको ध्यान नहीं है इन सब के नेम, है ना, तो आप सिंपल ये देख लेना कि ये केवल और केवल जो नॉन इस्लामिक लोग हैं, जो मुस्लिम नहीं है, बस उनको यहाँ पर सिटीजनशिप का इसमें दिया गया है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि वहां से जो भाग करके आए थे वो नॉन मुस्लिम लोग थे, ठीक है। वो क्यों भाग करके आए थे, रिलीजन की वजह से, है ना। उनके साथ में एक्सप्लोटेशन हो रहा था कि या तो आप इस्लाम वहां पर एक्सेप्ट कर लो या अदरवाइज जो है एक्सप्लोटेशन वगैरह वो सब होगा। कहाँ हुआ इनके साथ में, सब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है। तीनों में ही डेमोक्रेसी नहीं है, तो उस तरह का सिस्टम वहां पर तो भाग करके आए। तो ये आप इस तरीके से क्वेश्चंस में ऑप्शंस को ढूंढ सकते हैं, ठीक है, अगर आप नाम भूल जाते हैं सबके तो। विच मूवी हैज रिसीव्ड रिसेंट ऑस्कार अवार्ड, ठीक है, फॉर बेस्ट पिक्चर के लिए। बेस्ट पिक्चर के लिए कौन सी मूवी को अभी ऑस्कार अवार्ड मिला है? ए ओपनहीमर, बारबी, एवरीवन इज अ हीरो, नो। देखो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए। कल हमने डिस्कस किया था कि ओपनहीमर मूवी को क्या मिला है, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है, कौन सा, ऑस्कार अवार्ड, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। एवरीवन इज अ हीरो, ये इंडिया की तरफ से एक मूवी को इंडिया ने भेजा था, लेकिन वो फाइनली लिस्ट में नहीं आ पाई, इसको कोई अवार्ड नहीं मिला। रिसेंटली G4 मॉडल, कल हमने डिस्कस किया था G4 मॉडल के बारे में। सो G4 मॉडल इज न्यूज, सो इट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, किससे एसोसिएट करता है G4 मॉडल? इट मींस ये क्या है, अ DNA एडिटिंग टेक्नोलॉजी, नो। ये कोई DNA वाली टेक्नोलॉजी, डिफेंस सिस्टम डेवलप बाय इंडिया, नो। अ मॉडल फॉर UNSC रिफॉर्म्स, अ मॉडल फॉर वर्ल्ड बैंक रिफॉर्म्स, द करेक्ट आंसर इज सी। ये एक मॉडल है जो कि UNSC में क्या चाहता है, रिफॉर्म चाहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द G4 कंप्राइजेस, G4 में कौन कौन से कंट्रीज हैं, क्या है ये? कंट्रीज विद हाईएस्ट GDP, नो। कंट्रीज विद हाईएस्ट HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, नो। GDP का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, नहीं ये बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रीज एस्पायरिंग टू बी परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। हाईएस्ट पॉपुलेशन, नो, ये इनकरेक्ट है, तो एक ही तो करेक्ट होगा। सो ये जो G4 है वो ऐसे कंट्रीज का ग्रुप है जो UNSC में परमानेंट मेंबरशिप चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द ग्रुप ऑफ द कंट्रीज ऑफ G4, तो कौन सा ऑप्शन है जो G4 कंट्रीज के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है? इंडिया, ब्राजील, जर्मनी, जापान, इंडिया, ब्राजील, जापान, साउथ अफ्रीका, इंडिया, जापान, जर्मनी, पाकिस्तान, इंडिया, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। देखो करेक्ट आंसर है इंडिया, ब्राजील, जर्मनी और जापान। ये G4 कंट्रीज हैं, ये चाहते हैं कि इनको क्या मिले, UNSC में परमानेंट मेंबरशिप मिले, ठीक है। Which one of the following country has proposed the G4 model for UNSC? अब इस G4 मॉडल को प्रपोज किसने किया है, कौन लेकर के आया इस कॉन्सेप्ट को, कौन सा कंट्री है भाई? तो एक ही कंट्री है भाई इस समय जो वर्ल्ड में बहुत अच्छे तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर चल रहा है और छाया हुआ है पूरे वर्ल्ड में, दैट इज इंडिया, अपना प्यारा इंडिया। और जो है ये इसी ने ये इंडिया ने ही हम जो है UNSC के लिए रिफॉर्म्स के लिए G4 मॉडल अपना दिया है, और उसमें कुछ चीजें उन्होंने क्या की है, प्रपोज की है कि हम इसमें UNSC में रिफॉर्म करें और ऐसे ऐसे रिफॉर्म करें। उसके कुछ मेथड्स भी इन्होंने बताए जो कि हमने कल डिस्कस भी किए थे। नाउ कम टू द मेन पॉइंट, आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस हैं और जिनको हम कह सकते हैं कि एग्जाम में वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, अब हम डिस्कस करने वाले हैं उनको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल just discuss the new member of NATO. So we have to know about who is the new member and what is NATO. इस कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं। तो स्वीडन अभी जो है रिसेंटली ज्वाइन कर लिया उसने एज अ 32nd मेंबर ऑफ द नेटो। तो इट मींस अब तक 31 मेंबर थे और अब हो गए इसमें कितने, टोटल 32 मेंबर्स। कई बार इसने क्वेश्चन भी पूछा है कि हाउ मेनी मेंबर्स हैव नेटो, तो करंटली उसमें कितने मेंबर है पूछता है, तो कितने हैं, 32 मेंबर्स हैं, ठीक है।
और यहाँ पर वाशिंगटन में उन्होंने पूरी अपनी जो फॉर्मेलिटीज थी वो कंप्लीट कर ली। नेटो को हम नॉर्थ अटलांटिक अलायंस के नाम से भी जानते हैं। ये कैसा अलायंस है? इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। ये कोई सिविल अलायंस नहीं है, या आप सोचें कि ये कोई इकोनॉमिक अलायंस है या फ्री ट्रेड वाला अलायंस है ना, ये वो कुछ नहीं है, मिलिट्री अलायंस है। ठीक है, चलिए हेडक्वार्टर कहाँ पे? ब्रसेल्स, दैट इज इन बेल्जियम में। बेल्जियम में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। इसका फाउंडेशन कब हुआ? आपको सबको पता है, कई बार बता चुके हैं, 1949 में इसका फाउंडेशन हुआ। और उस समय देयर वर ओनली 12 कंट्रीज फ्रॉम यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी इन हुई थी वाशिंगटन में 1949 में। जब इसका फाउंडेशन हुआ तो इट वाज फाउंडेड विद द ट्रीटी ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी इन वाशिंगटन डीसी, दैट इज इन यूएसए। नेटो एम्स क्या है? इसका एम टू प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है सोवियत यूनियन एग्रेशन के अगेंस्ट में जो वर्ल्ड वार सेकेंड में हो रहा था, तो उस समय इन्होंने फाउंड किया था। इसका क्या सिद्धांत है, क्या प्रिंसिपल है? इट वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल? सो द इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस। किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है? तो ये कलेक्टिव डिफेंस के कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है। सपोज कि ये 5-6 इतने सारे इसमें कंट्री हैं, अगर कोई एक कंट्री इन पर अटैक करता है, जैसे मीन्स रशिया अगर इस पर अटैक करता है तो ये माना जाएगा कि इसने सब पे अटैक कर दिया। ठीक है, सो ये इस कलेक्टिव डिफेंस जो है प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जो कि इसके आर्टिकल 5 में लिखा गया है। तो अगर किसी एक पर अटैक हुआ तो सब पर अटैक माना जाएगा और सब फिर इस पर अटैक करेंगे, इस कंट्री पर। ठीक है, आर्टिकल 5 वाज इन्वोक्ड वंस, केवल इसको एक बार यूज किया गया है इस आर्टिकल को, कहकर किसी एक पर अटैक हुआ तो हम सब अटैक करेंगे। अभी रिसेंटली जो यूक्रेन है वो भी इस नेटो की जो है पॉलिटिक्स की बलि चढ़ गया है ना। ये क्या कर रहे थे, यूक्रेन को नेटो में जो है इंक्लूड करना चाह रहे थे, बट जो रशिया था, रशिया वाज अपोजिंग द मेंबरशिप ऑफ यूक्रेन टू द नेटो, और उसी के चक्कर में वहां पर उनमें जो है एक वॉर जो है स्टार्ट हो गया और आज तक वो चल रहा है। मेंबर्स, नेटो कंप्राइजेस 32 मेंबर स्टेट्स। ठीक है, आप कितने ये भी बताया था, 2 नॉर्थ अमेरिका से हैं। देखो कई बार ऐसे भी पूछ लेता है वो छोटे लेवल मीन्स, अगर थोड़ा डिटेल में जाता है तो नॉर्थ अमेरिका से यूएसए है और कनाडा है, और यूरोप से 29 है, और एक कंट्री है यूरेशियन कंट्री, दैट इज टर्की। ठीक है, चलिए फिनलैंड बिकेम द 31st मेंबर। तो लेटेस्ट मेंबर अब इसमें कौन कौन हो गए? एक तो स्वीडन हो गया और एक फिनलैंड हो गया। ठीक है, तो ये 2 कंट्री अभी इसमें लेटेस्ट है, और सबसे लास्ट में तो हुआ था, अभी हुआ है स्वीडन। इसकी क्राइटेरिया क्या है मेंबरशिप का? तो इसका क्राइटेरिया है, मेंबरशिप इन नेटो इज गवर्न्ड बाय द स्पेसिफिक क्राइटेरिया अंडर नेटोज ओपन डोर पॉलिसी। इसकी एक ओपन डोर पॉलिसी है, और उसी के थ्रू इसमें क्या होते हैं, मेंबरशिप जो है इंक्रीज होती है। करंटली ओपन ओनली टू यूरोपियन नेशंस। ये अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो ये केवल यूरोप के कंट्रीज के लिए ओपन है। इट मींस ऐसा नहीं है कि कोई अफ्रीका से कोई कंट्री आ जाए और बोले साहब हमको भी नेटो का मेंबर बनना है, नहीं, उसके लिए अभी अलाउ नहीं है। These countries must meet certain criteria। अगर किसी को नेटो को मेंबर बनना है तो क्या क्या उसके पास होना चाहिए? Having a functioning democracy, yes। मार्केट इकोनॉमी होना चाहिए, ठीक है। फेयर ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, वहां पर जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ में ठीक ट्रीटमेंट होना चाहिए। अ कमिटमेंट फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली, मींस उस कंट्री का रिकॉर्ड होना चाहिए कि उसके यहाँ अगर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो पीसफुली सॉल्व किए जाते हैं, ये नहीं कि बात बात पर बंदूक निकाल लेते हैं। मेकिंग मिलिट्री कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेटो ऑपरेशन, अगर नेटो कहीं भी ऑपरेशन करता है तो भैया आपको मिलिट्री कॉन्ट्रीब्यूशन देने होंगे, मीन्स आपको पैसा भी देना पड़ेगा और अपने जो सोल्जर्स हैं वो भी सेंड करने पड़ेंगे। एडमिशन फॉर न्यू मेंबर्स रिक्वायर्स द यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग मेंबर्स। अगर किसी नए मेंबर को इसमें इंक्लूड किया जाता है तो बाकी सारे मेंबर्स का भी इस पे क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए। तो करंटली अगर हम इसकी मेंबरशिप को देखें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखो पूरा यूरोप का, मोस्टली वेस्ट यूरोप से ही इसके कंट्री जो है इसकी मेंबर्स हैं। हालांकि देखो ईस्ट वाले भी इसके मेंबर काफी सारे बन चुके हैं। तो 32 कंट्रीज इसके मेंबर बन चुके हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ये अभी न्यूज में है। क्यों है भाई न्यूज में? कि किशोर मकवाना अभी इसके क्या बन गए हैं, चेयरमैन बन गए हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, जिसको हम एससी बोलते हैं, है ना, एससी। चलिए अबाउट एनसीएससी अब जान लेते हैं कि एनसीएससी है क्या। एनसीएससी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, इस्टेब्लिश्ड जो हुई थी, तो इसका एम था क्या है कि सेफगार्ड द शेड्यूल्ड कास्ट एंड एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज
against the exploitation and to promote and protect their social, educational, economic, cultural interest। तो जो एससी कम्युनिटी है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है, उसको एक्सप्लोइटेशन से बचाना और उसके इंटरेस्ट को प्रमोट करना। ठीक है। आर्टिकल 338 है, वो कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस हैं जो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। तो किस आर्टिकल में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है? आर्टिकल 338। ये बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आपसे चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं मैं। चलो बताओ, एसटी के लिए कमीशन कौन से वाले आर्टिकल में है? ठीक है, ओबीसी कमीशन कौन से में है बताओ। चलो चलिए नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ एनसीएससी। अब इसका जो एनसीएससी है वो कैसे बनता है, कौन कौन इसके मेंबर वगैरह क्या होते हैं? कमीशन कंप्राइजेज, एक चेयरमैन होगा, उसमें चेयरपर्सन होगा और वाइस चेयरपर्सन होगा एक, और 3 मेंबर और होंगे जो कि प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करेगा अपने यहाँ से। ठीक है, इनकी जो कंडीशंस होंगी सर्विस वगैरह की, क्या कितना टेन्योर क्या होगा, कितना इनको पेमेंट मिलेगा, सब कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसकी पावर्स की अगर हम बात करें तो इसके पास में बड़ी गजब पावर्स होती है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, अगर कहीं पर एससी के अगेंस्ट में कोई क्राइम हुआ है और उसमें अगर ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट वो अगर जो है इंक्वायरी कर रहा है किसी केस में, तो उसके पास में एक सिविल कोर्ट की सारी पावर होंगी। ठीक है, बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंसल्ट कमीशन। अगर ऐसा शेड्यूल्ड कास्ट से रिलेटेड कोई भी मेजर पॉलिसी मैटर अगर है तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों से ही डिस्कशन करना होता है, कंसल्टेशन करना होता है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड जो भी कोई पॉलिसी मैटर्स होते हैं। तो इसकी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द कमीशन प्रेजेंट्स रिपोर्ट्स एनुअली। एक रिपोर्ट तो ये हमेशा एनुअली देता है, किसको? पार्लियामेंट को या प्रेसिडेंट को। एक्चुअली प्रेसिडेंट को देता है और प्रेसिडेंट फिर उसको पार्लियामेंट में भेजते हैं एट अदर सुटेबल टाइम्स। या तो एनुअली तो देगा या फिर जब प्रेसिडेंट बोलते हैं तब देगा। द प्रेसिडेंट सबमिट्स ऑल सच रिपोर्ट्स टू पार्लियामेंट accompanied by a memorandum explaining actions taken on the commission's recommendations। अब जो प्रेसिडेंट है वो सेंड करते हैं अपने जो रिपोर्ट को, इस रिपोर्ट को किसके पास में? पार्लियामेंट को। साथ में उनको ये भी बताना होता है कि इस कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस दी थी उस पर हमने क्या क्या एक्शन लिया। और इसकी मीन्स मान लो सपोज करो इस कमीशन ने 5 आपको रिकमेंडेशंस दी। ठीक है, ये 5, इनमें से गवर्नमेंट ने 3 को मान लिया, 2 को नहीं माना, तो प्रेसिडेंट साथ में ये भी डिटेल भेजेंगे कि ये जो 2 थी इनकी रिकमेंडेशंस को क्यों नहीं माना, व्हाई। तो ये डिटेल भी भेजनी होती है। तो इसकी जो रिकमेंडेशंस होती है काफी इंपॉर्टेंस रखती है। रिसेंटली न्यूज में रहा है क्या? एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस। क्या है? कटलास एक्सप्रेस। ये देख रहे होंगे आप, मीन्स यहाँ ये इसमें शिप वगैरह में चढ़ रहे हैं और ये कुछ ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग ये है। इंडियन नेवी ने अभी पार्टिसिपेट किया है इस एक्सरसाइज में। ये है यूएसए की जो नेवल फोर्सेस हैं, नेवी जो है यूएसए की, इसको लीड करती है और बहुत सारे कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सिसिल्स के पास एक जगह एरिया है ओशियन में, वहां पर अभी ये हुआ है। ठीक है, और कहां पर ये जो जगह सिसिल्स है ये कहां पर है? वेस्टर्न इंडियन ओशियन में है और ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट, इनके दोनों के बीच वाला जो एरिया है वहां पर है। जैसे मैं कहूँ कि ये अफ्रीका वाला एरिया हो गया, ये इंडिया हो गया, ये इंडियन ओशियन हो गया, तो इस वाले रीजन में। ठीक है, यहाँ पर हुई है क्या? ये एक्सरसाइज। क्या नाम है इसका? एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस। अब हम चलते हैं एक और न्यूज पर, वज्र सेंटिनल सिस्टम। काफी इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली ये न्यूज में रहा है। क्या है? आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक ड्रोन है जो है, ये जो कंसंट्रेटर वायर है उनको क्रॉस करके आ रहा है उधर से, है ना। तो ये इंडिकेशन क्या है कि बोला पाकिस्तान वगैरह की तरफ से ये ड्रोन अगर आ रहा है। तो ये है क्या? वज्र सेंटिनल सिस्टम क्या है भाई? देखो, एक्चुअली इट्स अ एंटी ड्रोन सिस्टम। आजकल ड्रोन की टेक्नोलॉजी बड़े मींस बूम पर है और ड्रोन्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं क्राइम को कंडक्ट करने के लिए, आर्म्स एंड एम्युनिशन जो है सेंड करने के लिए, ड्रग्स की सप्लाई के लिए, है ना, और फेक करेंसी की सप्लाई के लिए, इस सब के लिए यूज हो रहे हैं ड्रोन्स। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी 200 करोड़ रुपए का क्या किया है, एक अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वज्र सेंटिनल सिस्टम को लेने के लिए। कहां से? इंडियन डिफेंस एग्जीबिशन, जो आईडेक्स हमने पढ़ाई थी ना,
जो आईडेक्स इनिशिएटिव जो हमने लिया है वो क्या कर रहा है, इंडिया की जो क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज है उसको इंडिजीनियसली डिजाइन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने परचेज करने की इसके साथ बात की है। इट इज अ मॉडर्न सॉल्यूशन है डिजाइन टू डिटेक्ट, ट्रैक और न्यूट्रलाइज। मीन्स अगर कोई ड्रोन है उसको डिटेक्ट कर लेगा, उसके पीछे पीछे चल देगा, ट्रैक कर लेगा, और जरूरत पड़ी कि भाई इसको मीन्स डिस्ट्रॉय करना है तो उसको डिस्ट्रॉय भी कर देगा। डिस्ट्रॉय करने के इसके पास दो तरीके हैं, सॉरी टू इसके पास मेथड्स हैं। नंबर वन इज जैमिंग, या तो उसको जैम कर देगा अपने सिग्नल्स के थ्रू, या उसको हार्ड किल्स मीन्स उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा फिजिकली। ठीक है, तो ये सॉफ्ट किल है, उसको जैम कर देना, और हार्ड किल मीन्स उसको डिस्ट्रॉय कर देना। ऑपरेशन की जो इसकी रेंज है 10 किलोमीटर के आसपास है। ऑपरेशन वगैरह रेंज वगैरह तो आपसे नहीं पूछी जाती। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, ये भी अभी न्यूज में है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, सो आइए इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, अभी मुंबई का जो एक बेंच है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की, उन्होंने एक अपना जजमेंट दिया। क्या कहा कि द असेसी, मैं सपोज करो ए नाम का कोई व्यक्ति है या ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसी को हम असेसी कहेंगे। असेसर कौन होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो ये इसका असेसमेंट करते हैं। इन्होंने ये कहा कि द असेसी हैड द राइट टू क्लेम क्रेडिट फॉर मिनिमम अल्टरनेट टैक्स अंडर द विवाद से विश्वास स्कीम फॉर द रेलेवेंट ईयर। उन्होंने कहा कि जो असेसी है वो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स के थ्रू क्या कर सकता है, कुछ बेनिफिट्स को क्लेम कर सकता है। और ये किसके थ्रू चल रहा है, ये विवाद से विश्वास स्कीम के थ्रू चल रहा है। चलो इन दोनों ही चीजों को हम जान लेते हैं क्या है। अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। देखो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स क्या है, इट्स अ प्रोविजन इन इनकम टैक्स एक्ट में किया गया था इस प्रोविजन को, और प्राइमरीली टारगेटिंग कंपनीज टू एंश्योर पे अ मिनिमम लेवल ऑफ टैक्सेशन। देखो होता क्या है, सपोज करो ये एक कोई कंपनी है, इसका अच्छा खासा इनकम हो रही है। अब पता है आपको कि गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडी वगैरह की स्कीम चलाती रहती है ना। अब सपोज करो कि उन सारी स्कीम्स को इसने ए नाम की कंपनी ने अप्लाई किया, है ना, और इसने क्या किया, सारे टैक्स से बच गया। ठीक है, और जबकि इसका प्रॉफिट हुआ सपोज करो 1 ईयर में 5000 करोड़ रुपए का, तो इसका क्या हुआ, इसका मतलब जीरो, कोई टैक्स देगा ही नहीं, 0% टैक्स नहीं देगा, है ना, सारी स्कीम को अगर अप्लाई कर देगा तो यार गवर्नमेंट का तो बहुत तगड़ा लॉस हुआ। तो इसी कॉन्सेप्ट से मींस ऐसे टैक्स इवेजन से बचाने के लिए गवर्नमेंट लेकर के आई कि मिनिमम लेवल ऑफ टैक्सेशन, भैया कि आप कितनी भी स्कीम अप्लाई कर दो लेकिन आपको मिनिमम इतना टैक्स तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, especially those reporting substantial book profit but paying little to no income tax due to exemptions and deductions। ठीक है, तो ये बहुत सारी जुगाड़ू जो चीजें चला देते हैं ना, जो सीए होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनकी सहायता लेकर के जो लॉ में लूप होल्स ढूंढ लेते हैं, उसके थ्रू कोई भी टैक्स नहीं देना चाहता, तो इसको बचाने के लिए क्या किया गया, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स को भैया आपको इतने % तो देना ही पड़ेगा चाहे कितनी भी स्कीम लगा लो आप। ठीक है, तो इसका प्राइमरी एम क्या है इस एमएट का, कॉम्बैट टैक्स अवॉइडेंस, कि भैया टैक्स से जो आप बच जाते हो अब वो देना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। मैट अप्लाइज टू ऑल कंपनीज इंक्लूडिंग चाहे वो फॉरेन कंपनी हो। हाँ, इसमें वो शामिल नहीं है जिनको अलग से कुछ एग्जम्पशन दिया गया है सेक्शन 10 ए में, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह में कंपनीज है उनको। इसको कैलकुलेट जो हम करते हैं, ठीक है, इस सेक्शन के थ्रू आपको बिल्कुल लर्न नहीं करना है कौन सा सेक्शन है, पेबल बाय कंपनीज इफ एक्सीड्स देयर नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, कि उनको पे करना पड़ता है, कंप्यूटेड इधर बेस्ड ऑन द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स लॉ और 15%। ठीक है, मींस देखो या तो अदर किसी प्रोविजन के थ्रू दे दो टैक्स, वरना अगर कुछ भी कोई भी लॉ वहां पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, सब जगह से लूप होल ढूंढ लिए, तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, तो भैया 15% दे दो, है ना, आप कितना भी बच लो 15% तो देना ही पड़ेगा। पहले 18.5% हुआ करता था न, और अभी हमने रिसेंटली वी हैव आल्सो यूज्ड अ टर्म दैट इज विवाद से विश्वास। ये एक स्कीम है ना, क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2020 में इसको लेकर के आई थी। काम क्या है इसका, इट एम्स टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन टैक्स पेयर्स एंड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मिनिमाइजिंग टैक्स रिलेटेड लिटिगेशन। मींस क्या हुआ, सपोज करो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने कहा कि जो ए नाम की कंपनी है भैया, या फिर कोई पर्सन है, उस पर जो है 5 करोड़ रुपए का टैक्स बन रहा है, आप 5 करोड़ टैक्स भर दो। ए का कहना है कि नहीं साहब ये कैलकुलेशन की गड़बड़ है और ऐसे ऐसे मेरे पास मैंने ये किया वो किया और मैं तो केवल जो है 2 करोड़ रुपए का ही टैक्स भरने के लिए लायबल हूँ, है ना। तो होगा क्या फिर, ये इस पर टैक्स लगाएंगे,
ये कहाँ चला जाएगा, ये कोर्ट चला जाएगा। कोर्ट चला जाएगा तो वहां कोर्ट से क्या मिलेगी, तारीख, है ना। वो बोलते हैं ना, जज साहब तारीख पे तारीख मिलती चली जा रही है लेकिन न्याय नहीं मिल रहा। अब होगा क्या, लंबे समय तक ये भी कोर्ट में केस चलाएंगे, ये भी कोर्ट में केस चलाएंगे, पैसा दोनों का ही खर्च होगा, क्योंकि जो वकील होते हैं वो मुफ्त में तो केस लड़ेंगे नहीं, है ना। दोनों का ही पैसा चलता रहता है, और ना तो 2 ही करोड़ आए ना 5 करोड़ आए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का लॉस हुआ। तो फिर क्या किया गवर्नमेंट ने, एक स्कीम लेकर के आए, विवाद से विश्वास। भैया इससे क्या कहेंगे कि भाई ए तुम आ जाओ, ITD तुम भी आ जाओ, है ना, दोनों मिलकर के आओ, चलो बात कर लेते हैं, ऐसा करते हैं भाई, ना तुम्हारी ना हमारी, कोई बीच का रास्ता निकाल लेते हैं और उतना टैक्स तुम भर दो, बात को खत्म करो, ठीक है, कोर्ट के चक्कर लगाना बंद करो। तो इसको कहना है विवाद से विश्वास। तो विवाद छोड़ो, विश्वास पे काम करो। मींस ये जो क्लाइंट कह रहा था कि मेरा तो 2 ही करोड़ बनना, चल ठीक है भाई दे दे 2 ही करोड़ में काम खत्म कर, हम तुम पे विश्वास कर रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ ऐसी तरीके से विवाद को, जो डिस्प्यूट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको रिजॉल्व हम कर रहे हैं, ठीक है। तो it waives off interest and penalties associated with the disputed tax amounts upon the final settlement। तो जो पेनल्टीज वगैरह लगी होती है उनको ये क्या करता है, उनको वेव ऑफ कर देता है और कह देता है चलो एक फाइनल सब जो है स्टेट सेटलमेंट कर लेते हैं। स्कीम इम्पोजेज अ टाइम लिमिट फॉर टैक्स पेमेंट के लिए, ठीक है। इसमें कई बार क्या बोल देते हैं कि जो भी व्यक्ति पिछले 5 साल से उन पर टैक्स बकाया चल रहा है, यदि वो मीन्स सपोज करो 1 अप्रैल तक अपना टैक्स भर देते हैं तो उन पर 20% की उनको छूट मिल जाएगी। कुछ ऐसे करके जो क्या करते हैं, ये स्कीम में अपने अनाउंसमेंट करते रहते हैं और उससे बहुत सारी चीजों से बच जाते हैं। तो दैट इज विवाद से विश्वास स्कीम। चलिए गाइस, आज हमने बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस किया। मींस हमने पॉलिटिक्स वाले टॉपिक्स भी लिए, साइंस एंड टेक वाले भी लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस वाले भी लिए, है ना, इकोनॉमी के भी टॉपिक लिए। सो बहुत सारे टॉपिक्स लिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन। और इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और अगर पसंद आपको सीरीज आ रही है तो लाइक करने में आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, ठीक है। चलिए, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए एंड करते हैं आज का सेशन, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।